बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने डिस्कस किया है रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रूटर और अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन रिजिड रूटर। यानी पहले हम आइडियल केस को डिस्कस कर रहे थे और अब हम रियल केस की तरफ आएंगे। चूँकि रोटेटिंग मालिक्यूल रिजिड नहीं होते, जब मालिक्यूल रोटेट करते हैं इस दौरान उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए रोटेट करने वाले मालिक्यूल रिजिड नहीं होते बल्कि नॉन रिजिड होते हैं। और नॉन रिजिड रूटर को इलास्टिक रूटर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी होती है, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रोटेशन की वजह के दौरान चेंज होता है। फॉर रिजिड रूटर वी हैव सपोज्ड दैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। रिजिड रूटर के केस में हमने सपोज किया था कि जब मालिक्यूल रोटेट करता है उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग रोटेशन, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जब मालिक्यूल रोटेट करते हैं तो उनके एटम्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। क्योंकि हम डाई एटॉमिक मालिक्यूल की बात कर रहे हैं, जब डाई एटॉमिक मालिक्यूल रोटेट करेगा तो दोनों एटम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी और ये फोर्स दोनों पार्टिकल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अवे ले जाने की कोशिश करेगी। ड्यूरिंग रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंड्स टू मूव एटम अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब दोनों एटम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अवे जाने की कोशिश करेंगे तो उनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। और रोटेशनल कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। रोटेशनल कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। और इनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी और डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल लेवल, ये दोनों पैरामीटर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं रोटेशनल कांस्टेंट पे। जब रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो रोटेशनल लेवल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन जब हम रियल केस की तरफ आएंगे, जब हम रिजिड रूटर से नॉन रिजिड रूटर की तरफ या इलास्टिक रूटर की तरफ आएंगे, उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल डिक्रीज होगी और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। Such molecule in which internuclear distance change during rotation are called non-rigid routers or elastic routers. Non-rigid routers को elastic router भी कहते हैं। अब elastic router के केस में जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने से ये दो पैरामीटर इंक्रीज होंगे। एक तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। ये देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर। जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन को देखें, रोटेशनल कांस्टेंट जिसको हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इनवर्सली डिपेंड करता है ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो पैरामीटर इंक्रीज होंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंक्रीज हो जाएंगे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी। और इनके इंक्रीज होने से ये तीन पैरामीटर डिक्रीज होंगे। रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल लेवल डेल्टा ई जे ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जब मालिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में जाएगा, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इंक्रीज होने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा
यानी लोअर रोटेशनल लेवल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम था, हाई रोटेशनल लेवल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है। लोअर रोटेशनल लेवल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, हाई रोटेशनल लेवल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। रिजिड रूटर के केस में हमने ये सपोज कर लिया था कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसलिए अगर मॉलिक्यूल अगर रिजिड रूटर लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में चला जाए तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है। ये हम रिजिड रूटर की बात कर रहे हैं कि रिजिड रूटर के केस में चाहे मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में हो या हाई रोटेशनल लेवल में हो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, लिहाजा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होता, रोटेशनल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता, रोटेशनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल भी चेंज नहीं होते, चाहे मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में हो या हाई रोटेशनल लेवल में हो। लेकिन अब नॉन रिजिड रूटर में हम रियल केस को डिस्कस कर रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे तो रोटेटिंग मॉलिक्यूल के एटम्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी, लिहाजा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा। यानी मॉलिक्यूल लोअर लेवल में है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, हायर लेवल में है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल लोअर लेवल में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और हायर लेवल में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और मॉलिक्यूल ये देखें, व्हेन मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम लोअर टू हाई रोटेशनल लेवल द वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। जब मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल से हाई रोटेशनल लेवल में जाएगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से दो पैरामीटर इंक्रीज हो जाएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। लेकिन तीन पैरामीटर ऐसे हैं जो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल लोअर लेवल में है। अब ये तीन पैरामीटर कौन से हैं? रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल लेवल। अगर मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी भी ज़्यादा है, और कंजक्टिव रोटेशनल लेवल में एनर्जी का डिफरेंस भी ज़्यादा है। और नॉन रिजिड रूटर जब हाई रोटेशनल लेवल में जाएगा तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस and moment of inertia increase with J, and values of rotational constant, rotational energy and energy difference between rotational level decrease with J for non-rigid router। ये नॉन रिजिड रूटर की हम बात कर रहे हैं जो रियल केस है। इट मीन नॉन रिजिड रूटर में बॉन्ड में वाइब्रेशन होती है, रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी होती है। अब जब रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक आइडियल पॉसिबिलिटी ये है कि वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव करता है। इफ़ वाइब्रेशन इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज़ गिवन बाय फोर्स कांस्टेंट। अब ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है। अगर वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है फोर्स कांस्टेंट पे। फोर्स कांस्टेंट को के से, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल के की वैल्यू ये है 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। इसमें 4 पाई स्क्वायर और सी स्क्वायर ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ये ओमेगा बार ये एक्चुअली है रोटेशनल वेव नंबर, लेकिन मिस्टेकनली इसको रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ये हमने बात प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये बहुत सारे रॉन्ग नोटेशन यूज़ होते हैं। कुछ जगह पर हम वेव नंबर को एनर्जी कह देते हैं और कुछ जगह पर हम वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, लेकिन इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है। अब ये इस यूनिट से पता चल रहा है कि ये ना एनर्जी है ना फ्रीक्वेंसी है, बल्कि ये वेव नंबर है। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक लिखी है
उसमें उन्होंने कहा है कि ये एक यूनिवर्सल सिन है, ये ऐसा गुनाह है जो हर साइंटिस्ट करता है कि वो रोटेशनल वेव नंबर को, कि वो वेव नंबर को कभी एनर्जी कह देता है, कभी फ्रीक्वेंसी कह देता है। ऐसा ही एक गुनाह हम भी करने जा रहे हैं बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए कि ओमेगा बार को, ये ओमेगा बार एक्चुअली रोटेशनल वेव नंबर है, लेकिन हम इसे रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, लेकिन आगे ब्रैकेट में लिख देंगे कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड म्यू इज reduced mass। अब वाइब्रेशन की वजह से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज होगा और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी चेंज होगा और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की भी एवरेज वैल्यू लेंगे, क्योंकि हर एनर्जी लेवल पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी और हर रोटेशनल लेवल में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि एक ही लेवल में रहते हुए अगर आप वाइब्रेशन को कंसीडर करते हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर आप वाइब्रेशन को इंक्लूड नहीं करते तो फिर ये वैल्यूज कुछ और होंगी। अब हम सारी ही पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। सपोज ये देखें, ये रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है जो हम पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसमें h है प्लांक्स कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है 8 पाई स्क्वायर, और c ये भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। अलबत्ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। रिजिड रूटर के केस में हमने इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लिया था, लेकिन नॉन रिजिड रूटर के केस में ये कांस्टेंट नहीं होगा। हर एनर्जी लेवल पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। लोअर एनर्जी लेवल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम है, हायर रोटेशनल लेवल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है। एंड इट इज़ फॉर नॉन रिजिड रूटर। अगेन लेट मी रिपीट कि रिजिड रूटर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हर रोटेशनल लेवल में एक जैसी है, यानी रिजिड रूटर के केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन रियल केस में नॉन रिजिड रूटर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। लोअर लेवल में, लोअर रोटेशनल लेवल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम है, और जो जो मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल में जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज गिवन लाइक फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन म्यू आर स्क्वायर। आई की ये वैल्यू, यानी आई की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, ये देखिएगा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ, ये हमारे पास अब रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हमने म्यू आर स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अगेन इसमें रिड्यूस मास और आर स्क्वायर, इनको हमने कहा था कि ये कांस्टेंट हैं। अब आर स्क्वायर की वैल्यू रिजिड रूटर के लिए कांस्टेंट हमने सपोज कर ली थी, लेकिन नॉन रिजिड रूटर में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू लोअर लेवल पे कम है, हायर लेवल पे ज़्यादा है। अब ये देखिएगा, अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हम नॉन रिजिड रूटर की वाइब्रेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर लें तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स कांस्टेंट के, और फोर्स कांस्टेंट की ये वैल्यू है। अब देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली क्या होती है। व्हाट इज एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती है जिसमें बॉन्ड की एक्सप्रेशन, बॉन्ड की एक्सटेंशन और कंप्रेशन इक्वल हो, यानी ऐसी वाइब्रेशन जिसमें बॉन्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों तरफ एक जैसा एक्सटेंड हो और एक जैसा ही कंप्रेस हो। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जाएंगे। फिलहाल हम इसको जस्ट डिफाइन करेंगे। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉन्ड इज एक्सटेंडेड एंड कंप्रेस्ड इक्वली ऑन
ईच साइड ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब है जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन नहीं हो रही तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कहेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, और इसको आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन लेट मी से internuclear distance in absence of vibration is called equilibrium distance। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी वाइब्रेशन को कहते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों तरफ बांड की एक्सटेंशन और बांड की कंप्रेशन एक जैसी होती है। इसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। ये देखिएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन देयर इज नो वाइब्रेशन, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की और रोटेशनल कांस्टेंट की तीन वैल्यूज आएंगी। एक बात तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन में, इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब है व्हेन देयर इज नो वाइब्रेशन देन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस and rotational constant are expressed as RE and BE। इक्विलिब्रियम सेपरेशन में जब हम वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे देन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज written as RE and rotational constant is written as BE। जब हम वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करते तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, और उसको आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशन, जब आप वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे तो रोटेशनल कांस्टेंट को कहा जाएगा बीई। अब जब आप वाइब्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में होगा या एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में होगा। अगर आपने वाइब्रेशन को कंसीडर किया है लेकिन मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है देन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस is written as B naught and rotational constant is written as B naught। At vibrational ground state the values of internuclear distance are written as R naught and the value of rotational constant is written as B naught। और जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल में है देन द वैल्यूज ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर रिटन एज आर वी एंड द वैल्यूज ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट आर रिटन एज बी वी। और यहाँ पर वी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ेंगे। अब एक दफ़ा फिर ये बात मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वाइब्रेशनल मोशन को कहते हैं जिसमें बांड इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों तरफ बांड की एक्सटेंशन और बांड की कंप्रेशन एक जैसी होती है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बांड इज एक्सटेंडेड एंड कंप्रेस्ड इक्वली ऑन ईच साइड ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसलिए हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू लेते हैं और इस एवरेज वैल्यू को कहा जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर ई। अब देखें, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब है कि देयर इज नो वाइब्रेशन। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस व्हेन देयर इज नो वाइब्रेशन। उसकी वजह यह है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों तरफ बांड में
इक्वल एक्सटेंशन और इक्वल कंप्रेशन होती है तो एवरेज वैल्यू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की उतनी ही आती है जितनी इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है, जितनी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की वैल्यू है। इसका मतलब है अब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू ले लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर लें। दूसरी बात हम ये कंसीडर कर लें कि मॉलिक्यूल, यानी पहली तो हम ये कंसीडर कर लें मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन नहीं हो रही, और दूसरा हम ये कंसीडर कर लें कि वाइब्रेशन हो रही है लेकिन मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रही है लेकिन मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल में है। तो एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे और रोटेशनल कांस्टेंट को बी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है, यानी अगर आप वाइब्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आर का सबस्क्रिप्ट है 0, इसका मतलब है मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट 0 स्टेट वाइब्रेशनल लेवल में है। और इस वाइब्रेशनल लेवल में रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है बी नॉट। अगेन हेयर 0 स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल, यानी यहाँ पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। और जब मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाता है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू को आर वी से रिप्रेजेंट करते हैं और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को बी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ वी का मतलब है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। हेयर रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम फिलहाल अपने केस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं, यानी हम स्टिल कुछ इस पे इजम्पशन अप्लाई कर देते हैं और इस इजम्पशन में हम बी ई, बी नॉट और बी वी की वैल्यू को सेम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग लिखने की बजाय बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा वी विल इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन बी ई, बी ओ एंड बी वी, देयरफॉर हम सिर्फ इसको बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इनके डिफरेंस को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। ड्यू टू वाइब्रेशन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन रिजिड रूटर एक्सटेंड टू IR रीजन, यानी अगर हम रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन को भी कंसीडर कर लें तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड रीजन में आता है। इसका मतलब है नॉन रिजिड रूटर का जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो रोटेशनल रीजन से निकल के माइक्रोवेव रीजन की बजाय इंफ्रारेड रीजन तक चला जाता है, क्योंकि हम रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन को भी कंसीडर कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर मॉलिक्यूल छोटा है, अगर लाइटर मॉलिक्यूल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी और रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल भी ज़्यादा, रोटेशनल लेवल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल ये भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बड़े हैं, अगर लार्जर हैवियर मॉलिक्यूल हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम है, रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू भी कम है और डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रोटेशनल लेवल भी कम है। देयरफॉर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल लेवल इंक्रीजेस एंड एंटर इनटू IR रीजन आफ्टर फ्यू ट्रांजिशन। ये वो बात है जो हम थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रियल केस हम डिस्कस करें तो रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी हो रही होती है, और जब रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन होती है तो इसका मतलब है रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्योर नहीं होता, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी आ जाता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी कहते हैं और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इसका मतलब है रिजिड रूटर का माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा प्योर होता है, लेकिन जो एक्चुअल केस है रिजिड रूटर एग्जिस्ट नहीं करते, मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड रूटर बिहेव करते हैं। इसलिए नॉन रिजिड रूटर में चूंकि रोटेशन के साथ वाइब्रेशन भी हो रही होती है, लिहाजा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा के साथ साथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी होता है। और इंफ्रारेड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। अब ज़रा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। पहले बात करते हैं रिजिड रूटर की,
ये देखें, ये है रिजिड रूटर की एनर्जी। इसकी एक्सप्रेशन हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर। इस एनर्जी को अगर हम वेव नंबर की टर्म में लिखें, एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर, दैट विल बी, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी को एच सी से डिवाइड कर दें, दैट विल बी कन्वर्टेड टू वेव नंबर। एनर्जी डिवाइडेड बाई एच सी, इट इज इक्वल टू वेव नंबर। अब देखें, जब आप रोटेशनल एनर्जी को एच सी से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है राइट हैंड साइड को हमने एच सी से डिवाइड करना है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने एच सी से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को भी हमने एच सी से डिवाइड कर दिया। जब एच सी से डिवाइड करेंगे तो ये एच इस एच स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन आएगी, दिस इज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और इसमें ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल कांस्टेंट को, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दें, दिस इज एनर्जी ऑफ रोटेशनल, एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर इन टर्म ऑफ वेव नंबर। ये देखें, जे इंटू जे प्लस वन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी, और h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी की वैल्यू है b, इसको हमने b के इक्वल कर दिया। दिस इज एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब हम एक्चुअली, हमारा आज का टॉपिक है नॉन रिजिड रूटर। अब देखें, रिजिड रूटर के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें हम कितनी चेंज करें कि ये एक्सप्रेशन नॉन रिजिड रूटर पर अप्लाई हो जाए। फॉर नॉन रिजिड रूटर और इलास्टिक रूटर, ये है एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर, इसमें से ये फैक्टर माइनस कर दें। जब ये फैक्टर माइनस करेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रूटर। इस एक्सप्रेशन में देखें, h कांस्टेंट है, ये इसमें कुछ एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं हैं, हमने उनको कांस्टेंट सपोज कर लिया है। अब इस रोटेशनल एनर्जी को अगर हम वेव नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ एच सी से डिवाइड कर दें, कन्वर्टिंग इनटू वेव नंबर। यानी इस एक्सप्रेशन को अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखना चाहें, ये देखें, रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय एच सी। लेफ्ट हैंड साइड को हमने एच सी से डिवाइड किया, तो ये देखें, राइट हैंड साइड को भी हमने एच सी से डिवाइड कर दिया। और जब राइट हैंड साइड को एच सी से डिवाइड करेंगे तो ये एच इस एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये एच इस एच पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर की बजाय एच आ जाएगा, और यहाँ h4 की बजाय आ जाएगा एच क्यू, और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास c आ गया। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें, अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये पैरामीटर, इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। कई दफ़ा हम इसे पढ़ चुके हैं। ये h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी, इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट, और इसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ये जो फैक्टर जिसको हमने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट या डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। तो अब इस इक्वेशन 2 में हम जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको कहेंगे, इसको रोटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल B से रिप्लेस कर देंगे, और ये जो ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इनको हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास ये देखें, येलो हाईलाइटेड पोर्शन को हमने कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल B इज रोटेशनल कांस्टेंट,
और ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन को हमने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल डी से रिप्लेस कर दिया। ये देखिए, अब इक्वेशन 2 को यूं लिखा जाएगा, और इसी इक्वेशन 2 को इट इज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। हेयर डी इज सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, और इस डी की वैल्यू एक तो ये है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डी इज दिस वन, और इसके साथ साथ डी इज ऑल्सो गिवन लाइक दिस, डी इज इक्वल टू 4b स्केयर 4b क्यूब डिवाइडेड बाई ओमेगा स्केयर, ओमेगा बार स्केयर। b is rotational constant and omega bar is vibrational frequency in terms of wave number। यानी एक्चुअली ये वाइब्रेशनल वेव नंबर है जिसको हम मिसटेकनली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, लेकिन चूंकि यूनिट वेव नंबर की है इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेव नंबर ही है। और सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की वैल्यू आमतौर पर 10 पावर -3 की रेंज में होती है। दिस वैल्यू इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 पावर -3। ये 10 पावर -3 का मतलब है 0.001। अब ये वैल्यू चूंकि काफ़ी कम है इसलिए बाज़ औक़ात इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है। वैल्यू ऑफ डी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड इट इज़ नेग्लिजिबल फॉर लोअर वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर। अगर मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल लेवल में हो तो रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, और रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। इसलिए जब रोटेशनल ये सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी तो हम इस पूरे फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये नेग्लिजिबल है सिर्फ उस वक्त जब मॉलिक्यूल लो रोटेशनल लेवल में है। जब मॉलिक्यूल हाई रोटेशनल लेवल में जाएगा तो जे की वैल्यू अच्छी खासी हो जाएगी। उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रांग होगी तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वैल्यू भी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए फिर हम डी को इग्नोर नहीं कर सकेंगे और इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकेंगे। हाउएवर फॉर लोअर वैल्यू ऑफ जे दिस फैक्टर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस फैक्टर। हाउएवर वैल्यू ऑफ डी and value of dj square into j plus 1 square becomes significant for higher j values। यानी जब j की वैल्यू 10 हो जाए या 10 से भी बढ़ जाए तो मॉलिक्यूल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। अब रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो रोटेशनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। फिर हम d की वैल्यू को और इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। अलबत्ता इस केस में भी सिलेक्शन रूल यही है डेल्टा जे प्लस माइनस 1। यानी जो सिलेक्शन रूल रिजिड रूटर का था वही सिलेक्शन रूल नॉन रिजिड रूटर का भी है। यानी सिलेक्शन रूल फॉर नॉन रिजिड रूटर इज डेल्टा जे प्लस माइनस 1। यही सिलेक्शन रूल रिजिड रूटर का भी था। एंड अलबत्ता दिस इक्वेशन इज फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता कौन सा है? जिसमें दोनों एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इक्वल एक्सटेंड होते हैं और इक्वली कंप्रेस हो जाते हैं। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बजाय एन हार्मोनिक मोशन हो तो एन हार्मोनिक मोशन में इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह लिखेंगे। ये देखिएगा, यहाँ तक ये एक्सप्रेशन है, बल्कि यूँ समझ लें यहाँ तक एक्सप्रेशन है रिजिड रूटर की। गौर से सुनिएगा, ये जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया हुआ है इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर रिजिड रूटर एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर नॉन रिजिड रूटर। बट अब नॉन रिजिड रूटर में चूँकि हमने सिंपल हार्मोनिक, चूँकि हमने वाइब्रेशन को कंसीडर करना है और आइडियल केस में वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसका मतलब है जब आप नॉन रिजिड रूटर में सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो आप पूरी तरह रियल केस पर अभी भी नहीं गए, अभी भी आप काफ़ी सारी रियायत ले रहे हैं, काफ़ी सारी कंसेशन ले रहे हैं।
एक्चुअल मामला ये है कि रोटेशन के साथ जब वाइब्रेशन होती है तो ज़रूरी नहीं कि ये वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। एक्चुअली ये वाइब्रेशन एन हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है, और एन हार्मोनिक ऑसिलेशन में दोनों एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन में उनकी कंप्रेशन और एक्सटेंशन इक्वल नहीं होती। इसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में डिटेल से पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में और एन हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस क्या होता है। अब अगर हम वाइब्रेशन को एन हार्मोनिक ऑसिलेशन कंसीडर करें, अगर हम इसे एन हार्मोनिक मोशन कंसीडर करें तो फिर ये पूरी इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक ये एन हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें कैपिटल एच और कैपिटल के ये भी कांस्टेंट्स हैं। कैपिटल एच एंड कैपिटल के दे आर आल्सो कांस्टेंट एंड दे डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अलबत्ता फ़िलहाल हम सिंपल केस पे जाते हैं। हम फ़िलहाल एन हार्मोनिक ऑसिलेशन को कंसीडर नहीं करते। हम ये सपोज कर रहे हैं कि रोटेशन के दौरान जब वाइब्रेशन होती है तो दिस वाइब्रेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब आप वाइब्रेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 का ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो मैंने अब हाईलाइट किया है, ये वाला पोर्शन, इसको हम इग्नोर कर देंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कंसीडर करेंगे यहाँ तक। इसका मतलब है हम फ़िलहाल इक्वेशन 3 को कंसीडर नहीं कर रहे, हम फ़िलहाल इक्वेशन 2 को ही कंसीडर कर रहे हैं। फॉर लोअर रोटेशनल लेवल, रोटेशनल क्वांटम नंबर इज J and vibrational motion is simple harmonic motion, and it will be expressed from this equation, and this is equation number 2. अब देखें, अगर मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाए तो फिर एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, ये देखिएगा। हायर वाइब्रेशनल लेवल में ये देखिए, लोअर वाइब्रेशनल लेवल में वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को हम रोटेशनल क्वांटम नंबर को कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर लोअर रोटेशनल लेवल, रोटेशनल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय J, और हायर रोटेशनल लेवल में हम रोटेशनल क्वांटम नंबर को J+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको याद हो, ये काम हमने पहले भी किया था जब आप रिजिड रूटर को डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हमने यही कहा था कि लोअर रोटेशनल लेवल में रोटेशनल क्वांटम नंबर को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे और हायर रोटेशनल लेवल में रोटेशनल क्वांटम नंबर को हम J+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि लोअर रोटेशनल लेवल में रोटेशनल क्वांटम नंबर को J से रिप्रेजेंट करेंगे और हाई रोटेशनल लेवल में रोटेशनल क्वांटम नंबर को J+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखें, ये है एक्सप्रेशन फॉर हाई रोटेशनल लेवल। तो आपने J के साथ हर जगह +1 कर दिया। पहले यहाँ हमारे पास J था, ये देखें, पहले हमारे पास यहाँ J था, अब हमने J+1 कर दिया। पहले हमारे पास J+1 था और अब हमने यहाँ पर J+2 कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास पहले J² था, अब हम यहाँ J+1² कर देंगे। और यहाँ हमारे पास लोअर रोटेशनल लेवल में J+1² है और अब हम यहाँ पर J+2² कर लेंगे। ये देखिए, हाई रोटेशनल लेवल में हम चूँकि रोटेशनल क्वांटम नंबर को J+1 कह रहे हैं, तो यहाँ पर J की जगह आपने J+1 कर दिया, और यहाँ ऑलरेडी J+1 था, अब हमने J+1 कर दिया। यहाँ हमारे पास था J², अब हमने कर दिया J+1²। यहाँ पर हमारे पास था J+1², अब हमने कर दिया J+1+1²। इसका मतलब है ये इक्वेशन अब हमारे पास यूँ हो गई, BJ+1 इंटू J+2 और माइनस DJ+1² और इंटू J+2²। अब अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल क्वांटम नंबर J से रोटेशनल क्वांटम नंबर J+1 में चला जाए, यानी लोअर रोटेशनल लेवल में क्वांटम नंबर कैपिटल J था, हाई रोटेशनल लेवल में क्वांटम नंबर है J+1। अगर ये ट्रांजिशन हो जाए, then the difference of energy in term of wave number is this one, delta epsilon J, and this is the difference of epsilon J+1 minus epsilon J। अब देखें, ये है एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रूटर इन हायर रोटेशनल लेवल माइनस एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रूटर इन लो रोटेशनल लेवल।
अब ये जो नेगेटिव का साइन है ये वाला, इस नेगेटिव के साइन को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आप एक काम करें, ये यहां पर भी कोफिशिएंट कैपिटल बी है और यहां भी कोफिशिएंट कैपिटल बी है। इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें। ये देखें, इन दोनों को इकट्ठा करके हमने यूं लिख दिया और यहां हमारे पास कोफिशिएंट है कैपिटल जे और यहां पर भी है कोफिशिएंट कैपिटल जे। इन दोनों को भी हमने इकट्ठा कर दिया। ये देखिए, अब जिन फैक्टर्स के कोफिशिएंट कैपिटल बी थे उनको भी हमने इकट्ठा करके लिख दिया और जिनके कोफिशिएंट कैपिटल डी थे उनको भी हमने इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया ताकि हम कुछ चीज़ों को कॉमन ले सकें। ये देखिएगा, ये कोफिशिएंट बी है इन दोनों का। अब यहाँ पर कोफिशिएंट डी है, लेकिन इसको हमने जब इस फॉर्म में लिखा थोड़ी सी हमने चेंज की है कि ये पॉजिटिव वाला फैक्टर हमने यहाँ पहले लिख दिया डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन स्क्वायर, ये हमने पहले लिख दिया और ये नेगेटिव वाला पैरामीटर, नेगेटिव वाला पार्ट ये हमने बाद में लिख दिया। बस सिर्फ इतना फर्क है। अब आगे हमने एक छोटी सी चेंज और कर दी। बी के साथ ये जो कैपिटल जे है इसको हमने जे प्लस वन के बाद लिख दिया। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ताकि हम बी जे प्लस वन को कॉमन ले सकें। ये देखें, अब बी जे प्लस वन यहाँ भी है और बी जे प्लस वन यहाँ भी है। अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह ये डी वाले पार्ट में हमने ये जे स्क्वायर को जे प्लस वन के बाद लिख दिया ताकि हम जब हम इस तरह करेंगे तो ये डी जे प्लस वन स्क्वायर अब यहाँ पर भी है और डी जे प्लस वन स्क्वायर यहाँ भी है। अब हम इसे कॉमन ले सकते हैं। ये देखिएगा, ये बी वाले पोर्शन से हमने बी जे प्लस वन को कॉमन ले लिया। बी जे प्लस वन को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ गया जे प्लस टू माइनस जे और ये डी वाले पार्ट में हमने डी जे प्लस वन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ये देखें, डी जे प्लस वन को जब हमने कॉमन लिया तो अब अंदर हमारे पास आ गया जे स्क्वायर माइनस जे प्लस टू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इस जे को माइनस जे माइनस जे जब करेंगे इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है ये पार्ट हमारे पास इक्वल है टू के। गौर से देखिएगा, जे प्लस टू माइनस जे इट इज़ इक्वल टू टू। और यहाँ पर देखिएगा इस पोर्शन में ये जे प्लस टू का स्क्वायर, इसको हमने जब ओपन किया इट इज़ जे स्क्वायर प्लस फोर जे। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो जे प्लस टू का स्क्वायर इट इज इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस फोर जे। तो जब आपने इस जे प्लस वन स्क्वायर को कॉमन लिया तो जे स्क्वायर माइनस फोर जी। ये देखें, अब जब यूं होगा तो जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है ये तो हो गया ज़ीरो के इक्वल। इसका मतलब है अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा डी, अब हमारे पास आ जाएगा डी जे प्लस वन स्क्वायर और इनटू माइनस फोर जे। चूँकि ये जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ये तो हो गया ज़ीरो। अब सिर्फ ये पोर्शन हमारे पास है माइनस फोर जे और ये बी वाले पार्ट में चूँकि ये जे प्लस टू माइनस जे इट इज़ इक्वल टू टू। अब ये बी वाला पोर्शन हमारे पास है टू बी इंटू जे प्लस वन और डी वाला पोर्शन ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। यहाँ से अगर हम चाहें ये माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को अगर बाहर निकाल लें
तो यहाँ डी के साथ प्लस था, अब डी के साथ माइनस आ गया, और जब डी के साथ माइनस आया तो ये अंदर 4 और 4j के साथ प्लस हो गया, क्योंकि माइनस को हमने कॉमन ले लिया। अब एक काम और कर लें, यहाँ से 4 को भी कॉमन ले लें। जब आप 4 को भी कॉमन लेंगे, 4 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस j, क्योंकि 4 को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखें 2b इंटू जे प्लस 1, इसमें अब कोई चेंज नहीं आ रही। ये 2b इंटू जे प्लस 1 अब यहाँ से लेके ऑनवर्ड ये इसी तरह लिखा जाएगा। अलबत्ता डी वाले पोर्शन में सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो 1 प्लस जे को अगर मैं j प्लस 1 लिख दूँ तो मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। 1 प्लस जे इज़ सेम एज j प्लस 1, और अगर 1 प्लस जे को मैं j प्लस 1 लिख दूँ तो एक चेंज आएगी, ये है j प्लस 1 स्क्वायर। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा विद j प्लस 1 तो ये हो जाएगा j प्लस 1 क्यूब। अब ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल आ गई। डिफरेंस ऑफ एनर्जी between consecutive rotational level is this one. This is difference of energy in terms of wave number. अब अगेन देखें, this is rotational energy in terms of wave number for non-rigid router, and this is ये है energy in terms of wave number, और हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एंड न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। अब देखें न्यू की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, देन रोटेशनल एनर्जी विल बी एच सी न्यू बार, और न्यू बार इज रोटेशनल वेव नंबर, और रोटेशनल वेव नंबर की हमारे पास ये वैल्यू है, ये नॉन रिजिड रूटर के लिए। तो रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो रोटेशनल एनर्जी इज दिस वन। ये देखें एच सी तो कांस्टेंट है, न्यू बार की ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। इसका मतलब है रोटेशनल एनर्जी को आप यूँ लिख सकते हैं फॉर नॉन रिजिड रूटर, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी फॉर नॉन रिजिड रूटर इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ये इसकी हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है। अब हमने कहा रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन रिजिड रूटर इज सिमिलर टू रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रूटर, यानी नॉन रिजिड रूटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा वैसा ही होता है जैसा रिजिड रूटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि रिजिड रूटर में एनर्जी लेवल के दरमियान गैप ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन रिजिड रूटर में एनर्जी लेवल के दरमियान गैप कम होता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन रिजिड रूटर इज सिमिलर टू रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रूटर, बट रोटेशनल एनर्जी ऑफ नॉन रिजिड रूटर इज लेस देन रोटेशनल एनर्जी ऑफ रिजिड रूटर। अब जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन है जिसको हमने कैपिटल डी कहा है, इसकी वैल्यू से, क्योंकि ये देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की वैल्यू हमने ये लिखी है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ताकि the value of D is given as this one, and this value of D gives two information। अब देखें D की वैल्यू से एक तो हम रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा रोटेशनल वेव नंबर जिसको हम रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। From value of D we can find value of vibrational frequency। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन से हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू बिल्कुल 100%
अकोरेट नहीं होगी, इसमें 2% एरर के चांसेस हैं. दिस वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट अकोरेट, देयर मे बी 2% एरर, देयर मे बी 2% इनअकोरेसी. उसकी वजह ये है कि हमने कहा है कि लोअर लेवल में नॉन रिजिड रूटर रिजिड रूटर के तौर पे बिहेव करेगा. ये देखें, हमने यहाँ पर अपने आप को अभी भी काफ़ी सारी रियायतें दी हैं. हमने डी की ये जो वैल्यू ली है, ज़रा गौर से देखें, इसमें हमने आई और आर की वैल्यू को कांस्टेंट कहा हुआ है, तभी तो हम डी को कांस्टेंट कह रहे हैं. लेकिन एक्चुअली नॉन रिजिड रूटर के केस में ना आर कांस्टेंट है ना आई कांस्टेंट है. ये हम बात बार बार कर चुके हैं कि लोअर रोटेशनल लेवल में तो आर और आई कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जब नॉन रिजिड रूटर हाई रोटेशनल लेवल में जाएगा तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं कि आई और आर भी कांस्टेंट हैं. अदरवाइज अगर आप आई और आर को कांस्टेंट कंसीडर ना करें तो फिर ये फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, और ये फैक्टर अगर कांस्टेंट ना हो तो डी को आप कांस्टेंट नहीं कह सकते, जबकि हम इसको सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट कह रहे हैं. तो ये हम चूँकि स्टिल हम कैलकुलेशन को काफ़ी सिंपल रख रहे हैं. हम अभी भी अगरचे हमने रोटेटिंग मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रूटर के तौर पे लिया हुआ है, लेकिन अभी भी हम इसमें काफ़ी सारी इसके ऊपर अजम्पशन अप्लाई कर रहे हैं. उन अजम्पशंस को, उन कंसेशंस को अगर हम रिमूव कर दें तो ये कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो ये जो हम कह रहे हैं कि डी की वैल्यू से रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100% अकोरेट नहीं आएगी, उसकी वजह यह है कि हम स्टिल इसमें बहुत सारे assumptions ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव सपोज्ड दैट रिजिड रूटर इज बिहेविंग एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. एक तो हम रिजिड रूटर में आई और आर की वैल्यू को कांस्टेंट ले रहे हैं. एक और रियायत हमने ये ली है कि हम रिजिड रूटर की वाइब्रेशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कंसीडर कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है. हर वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं होती. अगर हम इस वाइब्रेशन को एन हार्मोनिक ऑसिलेशन कंसीडर कर लें तो हमें डी के साथ ये एच और के की वैल्यूज़ भी कंसीडर करनी पड़ेंगी, जिनको हमने फ़िलहाल इग्नोर किया हुआ है. ये देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये हम एक्चुअल केस में जब रोटेटिंग मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी होगी, और ये वाइब्रेशन ज़रूरी नहीं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो, ये वाइब्रेशन एन हार्मोनिक ऑसिलेशन भी हो सकती है. लिहाजा एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन हमने अब तक की है उसको हमें एच और के को भी कंसीडर करना चाहिए था, जो हमने कंसीडर नहीं किया. और चूंकि हमने एच और के को कंसीडर नहीं किया, इसलिए कैपिटल डी की सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 100% एक्यूरेट नहीं होगी, बिकॉज वी हैव सपोज्ड दैट रिजिड रूटर इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. देयरफॉर वी हैव इनएक्यूरेट वैल्यू ऑफ डी. और जब डी की वैल्यू इनएक्यूरेट है तो फिर कैसे हो सकता है कि डी से जो पैरामीटर कैलकुलेट हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक्यूरेट हो. जब डी की वैल्यू इनएक्यूरेट है तो ये ओमेगा बार की वैल्यू भी इनएक्यूरेट है. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियल केस से रियल केसेस की तरफ जाएंगे. तो आज हमने एक स्टेप हम आइडियल केस से रियल केस की तरफ गए हैं. हमने रिजिड रूटर को नॉन रिजिड रूटर की तरफ हमने मूव किया है, रिजिड रूटर की बजाय नॉन रिजिड रूटर को डिस्कस किया, लेकिन हमने बहुत सारी अजम्पशंस हम स्टिल इस पे अप्लाई की हुई है. उन अजम्पशंस को हम स्टेप वाइज रिमूव करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आइडियल केस से रियल केस की तरफ जाएंगे. तो हम रिजिड रूटर से नॉन रिजिड रूटर की तरफ जाएंगे और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे, बट इट विल बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच फॉर सो लॉन्ग लेक्चर. Thank you very much for your patience.
बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।